बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम शहबाज वाली बुक से इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको टॉक्सिकोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। और आपको पता है कि जैसे सर्दी आ जाती है तो फिर गला ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मेरी आवाज़ की क्वालिटी में भी ख़राब हो, क्योंकि मेरा असल में गला ही ख़राब हो गया है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना अपना इस आपसे। और मे बी कल से हम प्रॉपर वीडियोस आ जाए कीमोथेरेपी के ऊपर, वरना एक दो वीडियोस मैं आज के दिन अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको बता दें तो हम किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे पास है शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन। अब शहबाज वाली बुक के अंदर ये मेरी किताब की हालत भी ख़राब हो गई है, तो इस किताब को छोड़ो, अब हालत आपको तो हर चैप्टर के लास्ट में आके आपको वाइवा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा टॉक्सिकोलॉजी वाइवा क्वेश्चंस होगा। अब हम इन वाइवा क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ेंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का इनोवेटिव कंटेंट्स हम लाते रहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैं सिर्फ स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी की बात करूँगा, जनरल टॉक्सिकोलॉजी की बात नहीं करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर corrosives क्लासिफाई दीज। वैसे ये वाला क्वेश्चन जनरल के अंदर कवर हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेशल से रिलेटेड है, तो हम इसको स्पेशल के हवाले से देखेंगे। ठीक है, व्हाट आर corrosives एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। ओके, तो corrosives को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं? दो कैटेगरी के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एसिड को भी तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वेजिटेबल एसिड। मिनरल एसिड के अंदर H2SO4, HCl, HNO3 आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड आ जाएगा। वेजिटेबल एसिड के अंदर हाइड्रोसियानिक एसिड, जबकि स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के अंदर कॉस्टिक सोडा, पोटैश, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट आ जाते हैं। तो ये corrosives होगी, corrosives की क्लासिफिकेशन होगी। वैसे पहले यहाँ पे सवाल था व्हाट आर corrosives। तो corrosives क्या होते हैं? corrosives ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और टिश्यू के अल्सरेशन करवाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन प्लस अल्सरेशन इज इक्वल टू corrosives। इसके अलावा इरिटेंट होते हैं, न्यूरोटिक्स होते हैं, एस्फिक्सिएंट होते हैं, कार्डिक पॉइजन्स होते हैं और मिसलेनियस पॉइजन्स होते हैं। पहला क्वेश्चन 174 का कवर कर लिया है। अब व्हाट आर द टॉप्सी फाइंडिंग इन केस ऑफ corrosive पॉइजनिंग। अगर corrosive पॉइजनिंग होगी तो फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस corrosives का इसने स्पेसिफिक नहीं पूछा है, H2SO4 का, HNO3 का, HCl का, उसने सिर्फ पोस्टमार्टम अपीयरेंस पूछी है। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंदर ऑटोप्सी के अंदर आपको क्रोयन के साइन देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे एसिड ने टच किया होगा, कॉन्टैक्ट किया होगा, तो वहाँ पे उस पार्ट की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। अगर स्वेलो किया तो फिर लिप्स बर्न हो जाएगा, ट्रिकल मार्क देखने को मिलेगा लिप्स से लेकर चीन, नेक और चेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये फाइंडिंग होगी एक्सटर्नल फाइंडिंग। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर आपको वेरिएबल फाइंडिंग देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल GIT की इरिटेशन हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है और परफोरेशन हो सकती है। तो फिर आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, इरिटेशन, अल्सरेशन, परफोरेशन। जबकि एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर क्रोयन आपने पढ़नी है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन एब होगे, बर्निंग ऑफ लिप्स और ट्रिकल मार्क्स। आगे साइन एंड सिम्टम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साइन सिम्टम की बात कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साइन सिम्टम को हम यहाँ से देखते हैं। पहले आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रोल। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर किसी ने स्वेलो किया तो फिर उसके माउथ के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर, स्टोमक के अंदर, यानी जो अपर GIT होती है उनके अंदर इंटेंस बर्निंग पेन होगा। ठीक है, जो फ्रॉथ होगा, फ्रॉथ क्या होता है, झाग वगैरह को बोलते हैं, रैचिंग होती है, और जो वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग का कलर होगा ब्राउनिश या ब्लैक मैस वॉमिटिंग होगा। वॉमिट के अंदर ब्लैक कलर मैस देखने को मिलेगा, उसके अंदर ब्लड और वॉमिटस म्यूकस वगैरह होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर वो पूरे के पूरे स्टोमक को क्रोट कर देगा, क्रोयन कर देगी, और पूरा का पूरा स्टोमक फट जाएगा। तो इस केस के अंदर वॉमिटिंग नहीं होगी, उस बंदे को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो सही तरह अपनी प्यास को बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, ओके। और जैसे कोई पानी वगैरह निकलेगा तो उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रैचिंग और वॉमिटिंग। रैचिंग का मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, साउंड और मूवमेंट ऑफ वॉमिटिंग इज कॉल्ड रैचिंग। ठीक हो गया। इसके अलावा जो एंगल्स और लिप्स होती है वापस में, वो भी क्या होगी, एक्सकोरिएटेड होती है, corrosives होती है। नेक्स्ट, चोकिंग, डिस्निया वगैरह देखने को मिल सकता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो ग्लॉटिस होता है वो इटसेल्फ कंट्रोल हो जाता है ड्यू टू स्पैज्म और एडिमा ऑफ ग्लॉटिस। ठीक है, आगे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी, टिनसमस देखने को मिलेगा। टिनसमस का मतलब है कि स्कैंटी स्टूल पास होती है। ठीक है, पेन यानी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जब हार्ड स्टूल को पास करते हुए, तो उसको टिनसमस बोलते हैं। यूरिन काफ़ी स्कैंटी होगा, मिक्चुरेशन काफ़ी पेनफुल होती है, आइज वाइड श्रंकन, कोलैप्स होती है, स्किन कोल्ड क्लैमी होती है, पल्स लो फीबल होगा, माइंड क्लियर होता है, रिस्पायरेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, कफिंग वगैरह भी आती है, लेकिन वो काफ़ी पेनफुल होती है। मेन क्या आपने चीज़ें याद रखनी है, आपने इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है।
जैसे जीआईटी सिम्टम आप नोट कर लो, जैसे शुरू वाले जीआईटी के सिम्टम आएंगे, चोकिंग, डिस्निया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं। इसी तरह जीआईटी में बाउल वगैरह किया जाएगा। रीनल के ऊपर यूरिन वगैरह को आप देख लेना, आइस के ऊपर, स्किन के ऊपर, पल्स के ऊपर देख लेना, और सीएनएस के ऊपर भी आप देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कोकेन बग। कोकेन बग, तो कोकेन बग क्या होता है, तो ये कोकेन वाली पॉइजनिंग के अंदर होगा। ठीक हो गया, तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना जब तक मैं वहाँ पर कोकेन तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो कोकेन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, न्यूरोटिक्स पॉइजनिंग के अंदर आ रहा है कोकेन, ठीक है। ये धतूरा है, तो क्रोनिक कोकेन पॉइजनिंग, इसको कोकाइनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो कोकेन बग होता क्या है, तो यहाँ पर कोकेन बग जिसको बोलते हैं मैग्नन सिम्पटम होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो कोकेन होती है, कोकेन कहाँ से ली जाती है, ठीक है, इस एरिथ्रो ऑक्सलेटिन, रिथ्रोक्सानिन कोका, इस प्लांट्स के लीव से ली जाती है, ठीक है, कोकेन, ठीक है। और कोकेन की दो पॉइजनिंग होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक हो गया। अब क्रॉनिक की जो पॉइजनिंग होती है इसको कोकाइनिज्म बोलती है, इसको कोकेन फेजिया बोलती है, इसको कोकाइनोमेनिया बोलते हैं, तो उसको क्रॉनिक पॉइजनिंग के डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन होगा वो होगा मैग्रन सिंड्रोम, या उसको कोकेन बग बोलते हैं। अब जो बंदा क्रॉनिक कोकेन यूज करता है, जिसको बोलते हैं कोकाइनिज्म, तो उस बंदे को ऐसा फील होता है जैसे इसकी स्किन के ऊपर कोई रेत के जर्रे चल रहे हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा सीडेटिव यानी काफी ज्यादा कामिंग होता है, ठीक है। सीडेटिव का मतलब होता है एंटी एंजाइटी, सुकून आवर होता है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्किन के ऊपर कोई कीड़े वगैरह चल रहे हैं, और इसको काफी ज्यादा अच्छी सेंस फील हो रहा होता है, उसको काफी अच्छी सेंसेशन आ रही होती है, तो उसको बोलते हैं मैग्रन सिंड्रोम, ठीक है। मैग्रन सिंड्रोम कहती है कि जो कोकेन अडल्ट, जो कोकेन के एडिक्ट होते हैं उनमें होमोसेक्सुअलिटी काफी कॉमन होती है, लेकिन ये मैग्रन सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं है। मैग्रन सिंड्रोम या कोकेन बग क्या होगा, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसको स्किन के नीचे ग्रेन ऑफ साल्ट्स है, या स्किन के ऊपर कोई बड़े बड़े इंसेक्ट या छोटे छोटे इंसेक्ट क्रॉल कर रहे हैं, और इसको फॉर्मिकेशन की सेंसेशन आ रही है, ठीक है। फॉर्मिकेशन क्या होता है, फॉर्मिकेशन ऐसी सेंसेशन होती है जिसमें लगता है कि कोई चीज़ वगैरह, कोई कीड़ा मकोड़ा आपके स्किन के ऊपर चल रहा है, तो उसको फॉर्मिकेशन बोलती है, ठीक है। तो कोकेन बग आपको बता दिया है। इसके बाद है डिफाइन हशीश इंसैनिटी। ओके, तो हशीश इंसैनिटी का आंसर आपको मिलेगा कैनाबस इंडिका से। कैनाबस इंडिका भी न्यूरोटिक पॉइजन से बिलोंग करती है, जिस तरह ओपियाइड्स होते हैं, कोकेन होता है, और बारबिचुरेट है, धतूरा है, अल्कोहल्स है, कैरोसिन्स है, ये सारी न्यूरोटिक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो जो क्रॉनिक कैनाबस पॉइजनिंग होती है, ठीक है, कैनाबस होता है कि कैनाबस के डिफरेंट नेम्स होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन हेम्प है, साउथ अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में दग्गा, इजिप्ट में हशीश, अमेरिका में मैरिजुआना वगैरह होती है। और कैनाबस इंडिका के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है 15%, तो वो होता है भंग, ठीक है। जो माजून होता है, ठीक है, ये स्वेट मीट होता है। गंजा 25%, और जो चरस होती है जिसको हशीश बोलती है, इसमें 25 से लेकर 40 एक्टिव प्रिंसिपल होता है। अब हशीश इंसैनिटी में क्या होगा, ये क्रॉनिक केस के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो कैनाबस का एडिक्ट होता है, ठीक हो गया, तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर से इफेक्ट होगा। उस मेंटल डिसऑर्डर का नाम है हैलोसिनेशन डिल्यूजन। आपको पता है कि हैलोसिनेशन के अंदर कोई स्टिमुलस होता नहीं है, फिर भी बंदे को फाल्स परसेप्शन होती है। डिल्यूजन का मतलब होता है फाल्स फर्म बिलीफ, ठीक हो गया। और विक्टिम के पास ऐसी फीलिंग आती है कि विक्टिम अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है, अपने आप को सेल्फ किल करना शुरू कर देता है, ओके। और इसकी वजह से वो ये भी कर सकता है कि वो दूसरे बंदे को भी यानी अपने को मारने के अलावा दूसरे बंदे को भी मार सकता होता है, ठीक है। सेक्सुअल जेलिसी वगैरह यहाँ पे कॉज लिखा हुआ, तो आपने क्या वर्ड नोट करना है, हशीश इंसैनिटी के अंदर क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर, हैलोसिनेशन, डिल्यूजन होगी, और विक्टिम अपने आप को या दूसरे बंदे को भी कत्ल कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हशीश इंसैनिटी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्नेक विनम, के स्नेक विनम के क्या कंपोनेंट होते हैं। तो स्नेक विनम को करने के लिए आपको आना पड़ेगा इरिटेंट में, और स्नेक विनम आता है किसके अंदर, एनिमल इरिटेंट के अंदर बिलोंग करता है। तो फिर स्नेक विनम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आपको बताया था कि स्नेक्स एंड कोफीडिया बोलते हैं। अब स्नेक्स को भी दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, लेकिन 2% स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, ओके। अब यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ स्नेक विनम, तो स्नेक विनम होता है कि उसका टॉक्सिक सलाइवा होता है, ठीक है, जो कि स्नेक्स के पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसकी कंपोजिशन वगैरह पूछ लिया, तो फिब्रिनोलाइसिन या प्रोटियोलाइसिन या न्यूरोटॉक्सिन होती है। न्यूरोटॉक्सिन लैपिड्स विनम के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम ये भी लैपिड्स के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। हीमोलाइसिन वाइपर के अंदर कॉमन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी वाइपर के अंदर कॉमन होता है। इसके अलावा एग्लूटिनिन है, कार्डियोटॉक्सिन है, हाइलो यूरिनेस है, ठीक है, जो हाइलोयूरिनिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक हो गया। तो उसकी कंपोजिशन को आप नोट कर लेना, तो ये वाइवा में आ सकती है।
अब इसके बाद ऑटोप्सी फाइंडिंग इन आर्सेनिक पॉइजनिंग, कि आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गया तो फिर ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या होगा। आर्सेनिक किस कैटेगरी की तरफ बिलोंग करती है? सबसे पहले तो आपने मेरी वो वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इन सब पॉइजन्स का। इससे आपको सही तरह समझ आ जाएगा कौन सा पॉइजन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये इरिटेंट्स में से आती है। इरिटेंट में भी ये मेटालिक कैटेगरी से बिलोंग करती है, क्योंकि नॉन मेटालिक के अंदर आयोडीन और फास्फोरस आ जाती है। अब किसकी बात करें तो क्रॉनिक नहीं, ऑटोप्सी फाइंडिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग की, ठीक है। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग को देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि क्रॉनिक है, तो हम दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। एक्यूट में पोस्टमार्टम अपीयरेंस यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन क्रॉनिक में लिखी हुई है। तो पहला यहाँ पे लिखा है कि जो रिटार्डेशन ऑफ डिकम्पोजिशन की क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग की क्या प्रॉपर्टी है कि जो डिकम्पोजिशन है वो रिटार्ड हो जाती है, ठीक है। इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती क्रॉनिक केस के अंदर, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिल सकती है, इमैसिएशन जिसमें मसल का वेस्टिंग होगी, एनीमिया है, फैटी डीजनरेटिव चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकती है। जीआईटी का कंजेशन है। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकती है। स्किन की चेंजेस वगैरह भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये आ जाएगा पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंदर। तो आपने रिटार्डेशन ऑफ डिकम्पोजिशन और इसके क्रॉनिक इफेक्ट होती है पॉइजन के, वही आपको ऑटोप्सी के अंदर पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर देखने को मिलती है। आपको एक बात तो पता है कि जो क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग है इसकी कुछ स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज के अंदर न्यूट्रिशनल और जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है। दूसरे स्टेज के अंदर कैटरल चेंजेस आती है। तीसरे स्टेज के अंदर स्किन के रैशेस और चौथे स्टेज के अंदर नर्वस डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो फिर 4 स्टेजेस होते हैं क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एडिक्शन। एडिक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है। ओके, तो हम टॉपिक में आ गए न्यूरोटिक्स के सबसे लास्ट में। तो आपको नजर आ रहा होगा ड्रग एडिक्शन, ड्रग हैबिट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जिनको आप ज़्यादा यूज़ में ले लें, ठीक है, और यूज़ करने के बाद आपको उनका दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसी ड्रग्स जो कंपल्सिव यूज़ को स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अमाउंट बढ़ानी पड़ती है टॉलरेंस की वजह से, तो उसको बोलते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। और कोई भी ड्रग या कोई भी केमिकल जो हमारे लिविंग टिश्यू को मॉडिफाई करता है तो उसको ड्रग बोलते हैं। अब ड्रग एब्यूज़ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो टर्म होती है ड्रग एब्यूज़, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ड्रग को यूज़ करना अपने माइंड को और बॉडी को अफेक्ट करने के लिए फॉर नॉन मेडिकल रीज़न, या ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करना जो इलीगल होते हैं, या ऐसे केमिकल को यूज़ करना, ठीक है, विच आर नेवर इंटेंडेड, जिनका कोई इरादा नहीं होता हमारी बॉडी में एंटर होने का, या थेरापेटिक ड्रग का कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेना। ये चारों चीज़ें आ जाती है ड्रग एब्यूज़ के अंदर। हैबिचुएशन क्या होती है? अब ये जब हम किसी भी ड्रग को रिपीटेड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये जो स्टेट अचीव होती है उसको बोलते हैं हैबिचुएशन, ठीक है। अब ये क्या होती है? डिज़ायर होती है, बट नॉट अ कंपल्शन, मजबूरी नहीं होती है, डिज़ायर होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, ठीक है, कि बार-बार लेता रहे, ठीक है, लेकिन उसकी डोज़ को ना चेंज करें। मिसाल के तौर पर एक गिलास शराब पीता है तो वही 1 ही गिलास पिए, ज़्यादा ना पिए। हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स जो स्लीप को स्टिमुलेट करवा देती है, स्लीप इंड्यूस करती है, तो उसके अंदर बार्बिटरेट वगैरह आ जाती है, ठीक है। और ऐसी ड्रग्स जो कि पेन को रिलीव करती है, स्लीप वगैरह को स्टिमुलेट भी कर सकती है, तो उनको नारकोटिक्स बोलते हैं। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब है कि बॉडी को ड्रग्स चाहिए, यहाँ तक कि कोई साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नहीं है, ताकि उसकी बॉडी के फंक्शन इसी तरह काम हो सके, ठीक है। यानी अगर हम वो ड्रग नहीं लेंगे तो उसकी फिजियोलॉजी खराब होना शुरू हो जाएगी, और सेल उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक उसको ड्रग ना मिले, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के अंदर हमारे माइंड को ड्रग की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी को ड्रग की ज़रूरत हो तो उसको बोलते हैं फिजिकल, लेकिन अगर हमारे माइंड को ड्रग की ज़रूरत है तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक हो गया। इसमें बार-बार कंपल्सिव यूज़ होता है ड्रग का, ठीक है, ताकि अपने इमोशनल या पर्सनैलिटी नीड्स को हम सैटिस्फाई कर सकें। लेकिन जैसे ही ड्रग छोड़ेंगे तो आपको जो प्लेयर होते हैं वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगी, ओके। लेकिन फिजिकल पेन वगैरह नहीं होगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल साइन सिम्पटम आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है, ऐसी ड्रग जो हमारे मेंटल फंक्शन को खराब कर देती है, तो उनको बोलते हैं साइकोट्रोपिक्स। एंटी डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, नारकोटिक्स, हेलुसिनोजन आती है। सेडेटिव ऐसी ड्रग जो हमारे माइंड को रिलैक्स कर देती है, तो उनको बोलते हैं सुकून आवर दवाइयात। स्टिमुलेंट जो वेकफुलनेस को स्टिमुलेट करवाती है, नींद को भगा देती है, तो उनको बोलते हैं कौन से स्टिमुलेंट ड्रग्स होती है। टॉलरेंस, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ड्रग को बार-बार यूज़ करने की वजह से उस ड्रग का रिस्पॉन्स आहिस्ता-आहिस्ता कम होता रहता है, तो हमें डोज़ को बढ़ाना पड़ता है गिवन रिस्पॉन्स को अटेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। अब लास्ट है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन एक वो स्टेट है जिसके अंदर आपको बार-बार, पीरियोडिकली, बार-बार या क्रोनिक लेवल के ऊपर ज़्यादा अरसे तक ड्रग को यूज़ करना पड़ जाता है, या ड्रग ज़्यादा यूज़ कर ली और इसकी वजह से या तो इंडिविजुअल या सोसाइटी का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्रेविंग और एक्चुअल नीड, कि क्रेविंग का मतलब है उस चीज़ की ज़रूरत, ख्वाहिश होना, ठीक है, या उसका ज़रूरत वगैरह में आ जाता है। इसके अलावा ड्रग की डोज़ को बढ़ा देना, या कभी-कभार साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिपेंडेंस, और अगर हम ड्रग को छोड़ेंगे तो फिर विथड्रॉल सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग एडिक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जल्दी-जल्दी, व्हाट डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म।
डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एस्पिरिन एंड इट्स फेटल डोज। अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो फिर एस्पिरिन का आपको पता होगा। एस्पिरिन कहाँ होगी यहाँ पर? एस्पिरिन मिसलिनियस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। ये तो हम पहुँच गए फोरेंसिक प्रैक्टिकल की तरफ। तो लास्ट में है इंसेक्टिसाइड, हमने कवर कर लिया था, ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लेना। एनाल्जेसिक के अंदर एस्पिरिन आती है, ठीक है। एस्पिरिन और पैरासिटामोल, जिसको पैनाडोल बोलते हैं, उसका क्या पूछ रहा था? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा था। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पहले से पता है कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है। इसका फैटल डोज और फैटल पीरियड को देख लेती है। तो मिनिमम फैटल डोज 5 लेकर 10 ग्राम होती है और इसका फैटल पीरियड आपने इसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 पंजे 20, लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 20 से लेकर 30 ग्राम वैसे इसकी एवरेज है, लेकिन मिनिमम 5 से लेकर 10 होती है और उसका फैटल पीरियड कुछ घंटों से लेकर कुछ यानी फ्यू आवर्स से लेकर सेवरल आवर्स तक है, ठीक हो गया। तो फैटल डोज और फैटल पीरियड को आपने नोट कर लेना है। आगे व्हाट इज विट्रियोलेज? तो विट्रियोलेज अब चले गया क्रॉसिव वाले टॉपिक की तरफ। क्रॉसिव वाले, तो क्रॉसिव वाले टॉपिक में अगर किसी भी बंदे अगर कोई बंदा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो मेल्स होते हैं वो फीमेल के ऊपर तेजाब वगैरह फेंक देती है ताकि उसकी शक्ल खराब हो जाए, तो उसको बोलते हैं विट्रियोलेज। तो विट्रियोलेज का मतलब है कि किसी भी क्रॉसिव्स को किसी दूसरे बंदे के ऊपर डालना, क्रिमिनल इंटेंशन, तो उसको बोलते हैं विट्रियोलेज। जो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है, वो मेनली इस पर्पस के लिए यूज होता है। अब विट्रियोलेज की वजह से उसकी नज़र भी खराब हो सकती है। अगर आइज़ के अंदर फेंका या अगर उसके फेस के ऊपर डाला तो फेस पूरा खराब हो सकता है। ये इत्तलाफ सलाहियत उसके अंदर आता है, ठीक हो गया। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, कास्टिक सोडा, कार्बोलिक एसिड, कास्टिक पोटैश, आयोडीन, ये भी इस्तेमाल होते रहते हैं विट्रियोलेज के अंदर, ठीक हो गया। तो आपने नोट कर लेना। अब विट्रियोलेज की वजह से क्या केमिकल रिएक्शन होगा? तो केमिकल बर्न्स आ जाती है जिसके अंदर डिस्कलरेशन और स्टेनिंग ऑफ स्किन है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस के अंदर ब्राउन या ब्लैक टेनिंग होती है, टिकल मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई वेजिकल्स वगैरह ब्लिस्टर्स नहीं बनते, सिर्फ बर्न्स होते हैं, लेकिन कोई ब्लिस्टर वगैरह कुछ छाले नहीं बनते, सिर्फ वो एरिया जल जाता है, ठीक हो गया। ब्लिस्टर इसलिए नहीं बनते क्योंकि कोई टिश्यू नहीं बच पाता, ओके। और आपको केमिकल सब्सटेंस भी स्किन के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आइज़ के ऊपर फेंका गया तो उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, अगर फेस के ऊपर फेंका गया तो फिर ग्रीवियस इंजरी हो सकती है, परमानेंट डिसफिगरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मी लाइन? तो मी लाइन किसके अंदर था? मी लाइन क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग और इसके अलावा थेलियम इसके अंदर होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ मी लाइन, जो ट्रांसवर्स लाइन होती है फिंगर नेल के ऊपर। इसके अलावा मी लाइन और किस में था? मैंने आपको बताया था क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में था। जबकि लेड के अंदर जो लाइन होती है वो होती है लेड लाइन, ठीक है। ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है गम्स के ऊपर, जहाँ पे उसका जंक्शन होता है टीथ के साथ। असल में होता है कि जो लेड सल्फाइड के ग्रैन्यूल्स होते हैं बिल्कुल ब्लैक होते हैं, वो हमारे म्यूकोजा के ऊपर, गम्स के म्यूकोजा के ऊपर डैमेज नहीं एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लेड लाइन। लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ मी लाइन, तो मी लाइन किसके अंदर थी? आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर थी। तो आपको नजर आ रहा होगा मी लाइन। तो आपको बताया था कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज न्यूट्रिशनल जीआईटी डिस्टर्बेंस, दूसरा कैटेरल चेंजेस, तीसरा स्किन रैशेस और चौथा होता है नर्वस डिसऑर्डर। यानी पहले आप जीआईटी को उड़ाओगे, फिर आप आइज वगैरह को, ठीक है, फिर इसके बाद आप स्किन के ऊपर, लास्ट में आप नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो मी लाइन होती क्या है कि वाइट बैंड्स होते हैं जो कि फिंगर की जो नेल्स होती है उनके ऊपर क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। असल में ये होकर जो नेल्स की ग्रोथ होती है वो रेस्ट हो जाती है, क्योंकि जो आर्सेनिक है मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। मेटाबॉलिज्म जब इनहिबिट हो जाएगा तो फिर नेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो आपको ट्रांसवर्स वाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ये वाइट बैंड्स क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के अलावा थीलियम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। इसकी बात है कि कौन सा पॉइजन रेड टीयर प्रोड्यूस करता है? तो रेड टीयर कौन सा प्रोड्यूस करता है? जो सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवाएगा, तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट है। आपने पढ़ा होगा इंसेक्टिसाइड के अंदर, क्योंकि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है ये कोलिनोमिमेटिक होती है, ये कुछ ज़्यादा ही लैक्रिमेशन करवा देती है, जिसकी वजह से आपको रेड टीयर देखने को मिलता है, ठीक हो गया। पहले आपको दिखा देता हूँ, जो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है अल्काइल और एराइल होती है। अल्काइल के अंदर HETP, TEP, OMPP और मैलाथियोन, जबकि पैराथियोन, डायजिनोन, एराइल फॉस्फेट इसके अंदर आती है। अब ये रेड टीयर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपको लैक्रिमेशन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे आओ ना, एक निमोनिक लिखा हुआ है स्लड, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डायरिया, ये हो जाता है, ठीक है, मस्कुलिनिक इफेक्ट में। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओ, लैक्रिमल सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी और लैक्रिमल सिक्रेशन टिपिकली रेड कलर्ड होती है, तो ये रेड टीयर्स होता है, ठीक हो गया। तो ये इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना लिया, आप उसको देख लेना। तो रेड टीयर ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से आते हैं। व्हाट आर 4 कंस्ट्रक्टर ऑफ आई? के आइस के ऊपर 4 कंस्ट्रक्टर। अभी जो है मसल्स के नहीं पूछ रहा ड्रग, बल्कि टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन का पूछ रहा है, तो आपने इसको कहाँ से कवर करना है? यहाँ पर इस टॉपिक में आना है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो प्यूपिल को क्या कर देती है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है। और कुछ क्या करती है? प्यूपिल को डायलेट कर देती है, ठीक है। तो मिड्रियासिस और निस्टैग्मस वाला ड्रग्स होती है, ठीक है। आपने इसको यहाँ से तैयार कर लेना, ओके। तो जो मिड्रियासिस करवाने वाली कौन सी है?
यहाँ पे बारबेचुरेट लिखा हुआ है, बारबेचुरेट कैफीन। असल में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो मिस्टेक हुई हुई है कि जो यहाँ पर वर्ड आना था, यहाँ पे वर्ड आना था मियोसिस कंस्ट्रक्शन, और क्योंकि आपको पता है कि बारबेचुरेट मियोसिस करवाते हैं, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से। पहला बारबेचुरेट, क्या बारबेचुरेट मियोसिस करवाता है? बारबेचुरेट न्यूरोटिक्स के अंदर आएगा। तो अगर आप न्यूरोटिक्स वाले टॉपिक की तरफ आओ तो न्यूरोटिक्स वाले टॉपिक की तरफ अगर आप यहाँ पे देखो, मोड ऑफ एक्शन भी नहीं है यहाँ पर। तो आइस के ऊपर अगर आप आओ तो यहाँ पर डिप्लोपिया तो लिखा हुआ है, डबल वी है तो लिखी भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पीपल कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, तो वो असल में यहाँ पर आना था मियोसिस वगैरह आना था, ठीक हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे आइस की चेंजेस है, रेड टीयर। जैसे अगर आप आइस के ऊपर, वैसे ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आइस के ऊपर जो रेड टीयर होती है कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से। जो डिम लाइट होती है, पिन पॉइंट प्यूपिल होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर। डायलेटेड प्यूपिल होता है विच रिस्पॉन्स टू द लाइट। तो ये लाइसर्जिक एसिड, डाइथैलमाइड और विट्रॉल सिप्टम के अंदर डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। बाकी स्लगिश रिस्पॉन्स और डायलेटेड प्यूपिल एम्फीटामिन के अंदर भी देखने को मिल सकता होता है। ओके, इसके अलावा कहते हैं कि जो वॉमिटस है, वॉमिटस की एग्जामिनेशन से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो ब्लैक वॉमिटस होता है H2SO4 के अंदर, कॉपर सल्फेट के केस के अंदर ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन। लेकिन अगर वॉमिटस ग्रेइश वाइट हो तो ये मरकरी को इंडिकेट करा, अगर कॉफ़ी ग्राउंड है तो आर्सेनिक है, ठीक है। और अगर ल्यूमिनस इन द डार्क है तो ये होगा फॉस्फोरस होगा, क्योंकि फॉस्फोरस के पास ल्यूमिनिसिटी होती है। ब्लूइश ग्रीन किसका होता है? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। मरकरी ग्रे रंग की होती है, आर्सेनिक कॉफ़ी रंग का होता है। तो इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायलेटर्स ऑफ आई। आइस को डायलेट करने वाली ड्रग कौन सी है? तो आपने इसको यहीं से तैयार कर लेना है। अब कोशिश करूँगा कि कोई अच्छा सा न्यूमोनिक बन जाए तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो डायलेटर है तो ये मेड्रेसेस है, तो इसमें देखो 4 ए है, ये तो काम भी नहीं करता बॉल पॉइंट। ओके, तो 4 ए और 2 सी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, 4 ए और 2 सी। हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, 4 ए है और 2 सी है, ये भी ख़राब हो गया। तो जैसे कार्बन एटम में 4 वैलेंसी है ना, तो ए से अल्कोहल, ए से एम्फीटामिन, ए से एंटीहिस्टामिन है, ए से एट्रोपिन होती है, बल्कि सी से कार्बन मोनोऑक्साइड और कोकेन आ जाती है, ठीक हो गया। तो आप इसको नोट कर लेना 4 ए और 2 सी से। ओके, इसके बाद चलते हैं व्हाट इज एक्सहिबिशन पॉइजन।